बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का सप्ली 1 पेपर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग्स व्हाई अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन और पैराफिन ऑयल। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और वो एयर में जो मॉइस्चर होता है ना उसके साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं। दैट्स वाई उनको जो है स्टोर किया जाता है ऑयल में, ताकि उनकी जो सरफेस है वो डायरेक्ट जो है वो वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है। और दूसरा जो है वो जब वो रिएक्ट करेंगी वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही होगी वो इस हाइड्रोजन के साथ भी जो है वो रिएक्ट करती है और उसको बर्न करती है। ठीक है। तो इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। एज द रिएक्शंस ऑफ द अल्कली मेटल्स विद वाटर आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड दे लिबरेट मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। फिर इक्वेशन लिख लेंगे। द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड कैन बर्न द हाइड्रोजन गैस। The reactivity of alkali metals with water becomes more and more vigorous as we move down the group। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होता जाता है एंड पोटेशियम यानी इतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करती हैं डाउन द ग्रुप जो प्रेजेंट है मेटल्स। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, दे आर सो रिएक्टिव दैट विद द वाटर दैट दे कैन रिएक्ट विद आइस एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। Due to this reason, alkali metals are stored in the kerosene or paraffin oil to avoid the contact with the moisture in the air। ठीक है। नेक्स्ट जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, हेलोजेंस एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पास्ट जो पहले आपको पेपर्स करवाए हैं उसमें यही क्वेश्चन स्लाइड चेंज के साथ था कि जो क्लोरीन है, ठीक है, वो फ्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस को जो है वो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आइंस को जो है वो सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन फ्लोराइड आइंस को नहीं कर सकते। ठीक है। ये क्वेश्चन आपने किया था और उसमें आपने यही बताया था कि क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा है। दैट्स वाई ये ब्रोमाइड और आयोडाइड आइंस को डिस्प्लेस कर सकते हैं इन द सोल्यूशन, लेकिन फ्लोरीन को नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोरीन से जो है वो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो फ्लोरीन से लेस है। ठीक है। तो इसको आपने फिर कैसे अटेम्प्ट करना है। The halogens, due to high electron affinity values, have a greater tendency to accept electrons and hence act as a strong oxidizing agents। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ हैं, एनर्जी वैल्यूज़ जो हैं वो हेलोजेंस की होती हैं। ठीक है। सबसे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ जो है वो हेलोजेंस की होती हैं क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। उनकी टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स वाई जो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हेलोजन मॉलिक्यूल है ना उसको हम इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये इक्वेशन लिख रहे हैं, देखें ये हाफ यानी एक ऑक्सीजन एटम के लिए इक्वेशन लिखी हुई है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या वाटर, तो वो हेलाइड आइन बना देगा और साथ एनर्जी रिलीज होगी। इट हैज़ बीन सीन दैट द वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर डिक्रीजिंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है। अब यानी इसमें यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, ठीक है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो साइज़ जो है वो एलिमेंट का इंक्रीज़ होता जाता है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ठीक है। और फिर नीचे जाते हुए लो, वेरी लो, ठीक है, और वेरी वेरी लो। ठीक है। यानी टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही हैं और इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही हैं इसी तरह से जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर में ये है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है तो गेन करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी क्योंकि उसका साइज़ छोटा है तो उसकी न्यूक्लियस अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। यहाँ से आपने इन दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया। अब आप देखें आपने लिखना कैसे है।
The oxidizing power of halogens is also decreasing in the same direction, that is the oxidizing power of the halogens decreases as यानी फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ ये डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सिंस द फ्लोरीन F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द सीरीज, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है ना, तो इसलिए ये अदर हेलोजेंस को जो है वो सोल्यूशन में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। सो इट विल ऑक्सीडाइज अदर हेलाइड आइंस इन द सोल्यूशन और व्हेन ड्राई, और इसके लिए आप इक्वेशन लिखेंगे। अब जर्नल इक्वेशन लिखनी है, फ्लोरीन जो है वो अदर हेलोजेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है और इन हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस साइन लगा हुआ है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो इसको आपने क्लियर करके लिखना है, यानी ये यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है कि सिमिलरली क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आइंस, ये आयोडीन का जो है साइन आपने यहाँ पर डालना है, फ्रॉम द सॉल्यूशंस, एंड ब्रोमीन विल डिस्प्लेस आयोडाइड आइन फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। आयोडाइड आइन ऐसे करके लिखना है आपने, और ये इक्वेशंस भी लिखनी है, ठीक है। क्लोरीन, दोनों क्लोरीन की आपने ब्रोमाइड और आयोडाइड आइन के साथ इक्वेशंस लिखनी है, और वो इनको खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इनको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और जो ब्रोमीन है इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आइन, और जो आयोडीन है वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ऑफ ईच लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड सेंट्रल मेटल एटम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2016 सप्ली 2 के पेपर में आपने किया था, और लिगेंड भी 2017 1 के पेपर में आ चुका है। अब यहाँ पर हम जस्ट सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स। तो अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज़ यूजुअली अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। सेंट्रल मेटल जो है वो यूजुअली क्या होती है, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होती है। अदर मेटल्स आप नहीं देखेंगे इसमें, यानी कोई भी आप ये नहीं देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको जो है वो अल्कली अल्काइन अर्थ मेटल्स मिले, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये ट्रांजिशन मेटल्स ही होती हैं, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज यूजुअली अ ट्रांजिशन मेटल एंड इट इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एग्जाम्पल्स हैं, एक या दो एग्जाम्पल्स आप पेट जो है वो फॉर्मूलाज इनके जो है वो याद कर लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe+2 यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है। F2 इज द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, यानी इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में Fe+2 इज द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। कम से कम भी 2 एग्जाम्पल्स होनी चाहिए जो आपको याद हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट करेक्ट आयोपैक नेम इफ गिवन वंस आर रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए 2 काम है। पहले तो आपको जो नाम दिए होंगे उनका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और आपको लग रहा होगा कि अगर ये मतलब रॉन्ग है नेम्स वगैरह तो आपने उसको करेक्ट भी करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि 2 इथाइल पेंटेन, 5 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है, ये 2 हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 2 इथाइल पेंटेन, ठीक है, तो मतलब 5 कार्बन की यहाँ पर चेन होगी। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि 5 कार्बन की चेन है और सेकंड नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको लगा लेते हैं, ये देखें ये 5 कार्बन की चेन बना ली, सेकंड पे हमने जो है वो इथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या ये इन्होंने करेक्ट नेम लिखा हुआ है इसका। तो इसको जब देखा गया तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो कोई और सिलेक्ट हो सकती थी, तो इसलिए हमने दोबारा से इसको लिखना है। यहाँ पर नंबरिंग आपने प्रॉपर वो देनी है जिसके जो इस नाम के लिए थी, ठीक है। यहाँ पर आप दोबारा से इसको लिखेंगे, दोबारा से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इसकी नंबरिंग जो करेक्ट नंबरिंग है वो करेंगे, ठीक है। 1 2 3 देखिए अब हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया है क्योंकि सब्सटेंट को 3rd नंबर मिल रहा है, और अगर हम राइट साइड से करते हैं तो सब्सटेंट को 1 2 3 4 5 नंबर मिलता, ठीक है। तो इसलिए टॉप से हमने जो है नंबरिंग स्टार्ट की और उसके बाद इसके नीचे हमने लिखा करेक्ट नेम 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। 3 पे मिथाइल था और टोटल 6 कार्बन की चेन बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेप्टेन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है, ठीक है, और 5 पे इथाइल लगा हुआ है और 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया, 5 पे इथाइल 4 पे मिथाइल। तो लेकिन जब इसको देखा गया कि ये नेम करेक्ट है या नहीं, तो इसमें क्या हमें मिस्टेक लगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो सिलेक्ट हुई हुई है, ठीक है, और ठीक हुई हुई है, लेकिन ये है कि नंबरिंग गलत है। नंबरिंग में हमने देखें वहाँ से नंबरिंग करनी होती है जहाँ से सब्सटेंट को लोएस्ट मिले। तो अब यहाँ से सब्सटेंट जो है वो 4th नंबर पे पहला सब्सटेंट आ रहा है और इधर से जो है वो सब्सटेंट 3rd नंबर पे पहला आ रहा है। इट मीन्स कि राइट साइड से नंबरिंग करनी चाहिए। दैट्स वाई इसको सेकेंड टाइम आप लिखेंगे और नंबरिंग करेक्ट करेंगे और फिर इसका करेक्ट नेम जो है वो लिखेंगे।
3 इथाइल। देखिए इथाइल लिखेंगे हम, उसका नाम पहले ही लिखेंगे क्योंकि ई पहले आता है और एम बाद में आता है, लेकिन नंबरिंग डिफरेंट हो जाएगी। 3 इथाइल, 4 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन सल्फर बी डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन ब्रीफली विद केमिकल इक्वेशंस। तो इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है वो देख लें। ठीक है, टेक अ लिजाइन फिल्ट्रेट एंड अब इसमें आपने लिजाइन सोल्यूशन नहीं प्रिपेयर करना, आपने डायरेक्टली यानी लिजाइन सोल्यूशन लेके उस पर क्या ऐड करें वो लिखना है। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने इसकी हेल्पिंग वीडियो देखी हुई है। ठीक है, और वहाँ से अंडरस्टैंड सारा कर लिया है, बस देख लेंगे प्रोसीजर कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो हमने हेल्पिंग वीडियो में अंडरस्टैंड कर ली हैं। Take a Lysine filtrate and acetic acid is added to the acidified it, यानी थोड़ा सा सोल्यूशन को एसिडिक किया है। ठीक है, देन बॉइल्ड टू एक्सपेल हाइड्रोजन गैस, और उसके बाद उसको बॉयल किया। अच्छा, ताकि H2S गैस जो है वो अगर उसमें सल्फर है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो निकल जाए। देन H2S गैस टर्न्स, अब आपके पास ये क्या है कि ये जो H2S गैस निकलेगी ना, ठीक है, क्योंकि हम सल्फ़र को डिटेक्ट कर रहे हैं और जब हम एसिडिफाइड कर रहे हैं उसको सोल्यूशन को और उसके बाद उसको बॉईल कर रहे हैं तो सल्फ़र जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो वो गैस क्या करेगी, ब्लैक यानी ये जो लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देगी। ठीक है, जो भी लेड एसीटेट पेपर है उसको ब्लैक कर देगी। दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और इसके आपने इस तरह से फिर सल्फ़र के टेस्ट लिखने हैं कि लिजाइन सोल्यूशन में जो सल्फ़र है वो सोडियम हाइड्राइड के साथ मिलकर सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में आ जाता है, और वो फिर जब हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज़ हो रही होती है, और वो बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो लेड एसीटेट के साथ मिल के लेड सल्फाइड बना देती है, जो कि ब्लैक इन कलर होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। ठीक है, और साथ एसिटिक एसिड जो है वो रिलीज़ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही कहा जाता है। ठीक है, तो उसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल का अगर वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल की जगह स्ट्रक्चरल नहीं लिखा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल लिखा है तो हम स्ट्रक्चरल की ही हेडिंग देंगे, अगर क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल की हेडिंग देंगे, हालांकि दोनों एक ही के दोनों नाम हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड constitutional isomers are the compounds that have same molecular formula but different structural formulas, and this phenomena is called constitutional isomerism. ठीक हो गया, और एक्सप्लेनेशन में आपने इनका डिफरेंस लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन, किस वजह से होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल विदाउट रेफरेंस टू स्पेस। ठीक है, यानी ये इस फ़र्क की वजह से होता है कि आपके पास यानी हो सकता है कि एक में जो है वो नंबर 2 पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, या कोई भी, ठीक है, दूसरे वाले में 3 पे लगा हुआ है, तो बेसिकली ये अरेंजमेंट डिफरेंट है ना, लेकिन इसमें स्पेस का कोई नहीं है कि ये 3 डायमेंशनली स्पेस में कि किस साइड पे है और टॉप पे है, बॉटम पे, किस तरफ, नहीं, इसमें हमने अरेंजमेंट ही देखनी होती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स में क्या है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल की भी आगे टाइप्स होती हैं ना, आपने 5 टाइप्स पढ़ी हुई हैं स्ट्रक्चरल की, तो वो चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है, वो भी आपने बताना है कि ये जो आपके पास एन आइसो एंड नियोपेंटेन है, ये कौन से आइसोमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल में, फर्दर चेन आइसोमर्स हैं ऑफ ईच अदर। तो तीनों की आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है, यानी देखें अब चेन सब में डिफरेंट है ना, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस। ठीक है, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस, जिसको हम कॉन्फिग्रेशन भी कहते हैं कि डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ये क्यों स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट मतलब हो रहा होता है, ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल विद रेफरेंस टू स्पेस, यानी अब यहाँ पर हमने स्पेस का बताया कि ये फिनोमेना ही स्पेस की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कि इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस देखेंगे कि कोई ग्रुप किस जगह पे अटैच हुआ है।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन आर द स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो में भी ये कौन से वाले हैं, क्योंकि स्टीरियो के आगे दो टाइप्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होती हैं और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो हमने ब्रैकेट में जो है वो लिखा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ऑफ ईच अदर, ठीक है, क्योंकि इसमें सिस में जो सेम ग्रुप्स हैं सेम साइड पर हैं और ट्रांस में जो है सेम ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पर हैं। तो मीन्स के विद रेफरेंस टू स्पेस हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग थाइनाइल क्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पर अब जब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड लिखा है, PCl3 नहीं लिखा या PBr3 नहीं लिखा, तो आपने ये वाली नहीं लिखनी, Br3 या Cl3 वाली इक्वेशन नहीं लिखनी है, आपने फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड वाली ही लिखनी है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़रा नोट करना है कि जो पूछा जा रहा है वही आपने लिखना है। गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे भी उन्होंने अल्काइल हैलाइड का मेथड पूछा है, मतलब प्रॉपरली ये नहीं कहा कि मिथाइल क्लोराइड बता दें कैसे बनता है या इथाइल ब्रोमाइड बता दें कैसे बनता है। तो ये जर्नल सा ये एक आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको हमने ये देखें हमने यहाँ पर जर्नल ले लिया, मतलब मैंने ये थोड़ा सा ओपन भी करके लिख लिया, ओपन ना भी करते हम सिंपल ROH लिख लेते तो भी ठीक था। ठीक है, RCl ऐसे हो जाता। ठीक है, तो जर्नल ही लिखना है, यानी यहाँ पर मैंने कार्बन चेंज जो है वो स्पेसिफिक नहीं की हुई, स्पेसिफाई नहीं की हुई। ठीक है, तो आपने भी जनरल यानी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के जो मेथड्स हैं वो लिखने हैं। तो अल्काइल हैलाइड जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है, अल्कोहल से प्रिपेयर होता है। ठीक है, अगर उसको हम थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो पिरिडीन की प्रेजेंस में तो ये आपके पास बन जाएगा SO सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो है वो रिलीज भी होगा। ठीक है, और सेकंड मेथड जो है वो आप देख लें कि अल्कोहल्स ही जो है वो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे और फॉस्फोरस एसिड भी बनेगा। ठीक हो गया, ये ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक में किए हुए हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टनरी इथाइल अमोनियम आयोडाइड स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइल आयोडाइड। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड आपने पढ़े थे, और मैंने आपसे कहा था कि क्वार्टनरी सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो एग्जाम्स में आ चुका है, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब आपने ये आपके नोट्स में ये आपको मैंने करवाया हुआ है कि इथाइल यहाँ पर क्या था कि हमने फॉर्मेशन करनी थी इथाइल अमोनियम आयोडाइड की। ठीक है, इथाइल अमोनियम आयोडाइड की, तो हमने मींस के हमारे पास जो हैलोजन है वो आयोडीन है, तो हमने इथाइल आयोडाइड से ही स्टार्ट किया। इथाइल आयोडाइड हमने स्टार्टिंग लिया और उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास इथाइल अमीन बन गया। ठीक है, इथाइल अमीन बन गया, साथ हाइड्रोजन आयोडाइड रिलीज हो गया, यानी एक हाइड्रोजन इधर से आएगा और एक आयोडीन इधर से आएगा, तो HI बन जाएगा, बाकी NH2 जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जो अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो फर्दर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें इथाइल अमीन जो बना वो फर्दर इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक और हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया के साथ जो एक हाइड्रोजन अटैच है वो और रिलीज हो गया और डाइथाइल अमीन बन गया। फिर थर्ड टाइम्स इथाइल आयोडाइड रिएक्ट करेगा तो ट्राइथाइल अमीन बन जाएगा, और फोर्थ टाइम अगर आ जाएगा क्या कहते हैं ये इथाइल आयोडाइड, तो ये क्वार्टनरी अमोनियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, क्वार्टनरी इथाइल अमोनियम आयोडाइड, तो यह भी हमने बहुत डिटेल से जो है ऑर्गेनिक में अंडरस्टैंड किया हुआ है कैसे बनता है। ठीक है, जस्ट रिएक्शंस लिखने थे। देन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में बेसिकली आप ईथर प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो कुछ रिएक्शंस के प्रॉपर नेम्स होते हैं, विलियमसन सिंथेसिस बता दें, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस बता दें, या कोई और आपके पास रिएक्शंस के नेम हैं स्पेसिफिक, तो वो उनको उसी तरीके से आपने जो है वो याद करना है। ठीक है, और वो डायरेक्टली इसी तरह पूछे भी जाते हैं, जैसे कि इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड इन दिस मेथड प्राइमरी अल्कोहल्स रिएक्ट विद द सोडियम टू फॉर्म एल्कोक्साइड आइन, और ये एल्कोक्साइड आइन देन ट्रीट किया जाता है विद अल्काइल हैलाइड्स टू फॉर्म ईथर। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि अल्कोहल ने सोडियम के साथ रिएक्ट करके हमारे पास एल्कोक्साइड आइन बना दिया, एल्कोक्साइड मेटल एल्कोक्साइड बना दिया, आइन नहीं बनेगा। ठीक है, मेटल एल्कोक्साइड्स बन जाएंगे, और मेटल एल्कोक्साइड देन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये इसका सोडियम इसके हैलोजन के साथ चला जाएगा, और ये सोडियम क्लोराइड बन गया, और साथ ईथर जो है वो बन गया। यहाँ पर मैंने नेम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने लिखना है, इसका नेम बनता है डाई इथाइल ईथर।
ठीक है, ये आपने बहुत कोशिश करनी है कि आप किसी भी कन्वर्जन वगैरह में जो भी क्वेश्चंस लिखने हैं आपने नेम ज़रूर लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि ये इथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं या एथेनॉल भी लिख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये इथाइल क्लोराइड एंड दिस इज डाइथाइल ईथर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, जस्टिफाई योर आंसर विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो देखिए ये एसिडिटी वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपने अल्कोहल में ही एसिडिटी वाला पढ़ा था। आपने अल्कोहल, फिनोल और जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है उनकी एसिडिटी को कंपेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें फिनोल है, एक फिनोल सिंपल फिनोल है और एक उसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया। नाइट्रो ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये ऑलरेडी हमने 2017 के सेकंड पेपर में डिस्कस कर लिया और आपने वही जो है वो इसका आंसर लिखना है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाता है तो वो क्या करता है आपके पास, ये जो फिनोक्साइड आयन है इसको मोर स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो नाइट्रोफिनोल जो है, पैरानाइट्रोफिनोल जो है मोर एसिडिक हो जाएगा देन सिंपल फिनोल। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी मेजर प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन गिवन बिलो। अब ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो देखें सिंपल अल्कीन है। ठीक है, और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि यहाँ से ब्रेक करें तो यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पे 1। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो ये आपने ऑलरेडी बहुत डिटेल से 2016 सप्ली 1 के पेपर में ये कर लिया हुआ है, उसको आपने प्रॉपर लिखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगी। तो अभी आप यहाँ पर देख लें कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन जो है वो उस जगह पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं और आयोडीन जो है वो सेकंड नंबर कार्बन पे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयोडीन जो है वो सेकंड कार्बन पर अटैच है। तो देन आपने इसका लिखना है कि दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द माइनर या नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपको जिस तरह से लिखवाया हुआ है कि आप इस तरह से रिएक्टेंट लिखते हैं उसमें जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड लिखते हैं तो यहाँ से आपने 2 एरोज लगाने होते हैं ना मार्कोनिकॉफ रूल के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप लिख सकते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल में जो है वो आपने ये वाली प्रोडक्ट बनानी है जो मेजर वाली होगी और दूसरे वाले में माइनर बनानी है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है वो 10 तक क्वेश्चंस बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।